क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल होता है, गार्जियन ऑफ जीनोम किसे कहते हैं, P53 जीन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। और हमने जो है CDK काइनेस, साइक्लिन्स, इनके बारे में काफी कुछ देखा। और आपने कई बड़े जो है वो यूनिक टाइप के आपने MCQs भी इसके ऊपर सॉल्व किए, जिसमें कि मैंने इंजन ऑफ सेल साइकिल, CDK, साइक्लिन, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए हुए हैं। याद रखिएगा बेटा, जो MCQ आपने सेल साइकिल के ऊपर लगाए हुए हैं, स्पेशली जो मॉलिक्यूलर कंट्रोल वाले भाग में, वो नए MCQ हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन में से वो एक है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि उसके पीछे कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई सारे नोबेल प्राइज हाल ही में जो है इन चीजों के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि हम कैंसर का इलाज ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब पिछली क्लास में हमने कहां बात छोड़ दी थी, हमने माइटोसिस की बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि माइटोसिस का मतलब होता है कि इट इज एन जो है वो हम कहते हैं कि एक प्रकार का इक्वल डिवीजन होता है। मतलब जो डॉटर सेल बनती है वो पेरेंटल सेल के समान जेनेटिक मेकअप वाली होती है, क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार की सेल्स में हो सकता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, ठीक। फिर आप बोलोगे सर हमसे क्वेश्चन नहीं किया आपने, चलो मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है। आपको ये बताना है बेटा कि आपको बताना है कि आप सिंपल सर के मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा और उसका आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि सेल साइकिल में, पूरी सेल साइकिल में कुल कितने चेक पॉइंट होते हैं, कुल कितने चेक पॉइंट होते हैं और वो कहां कहां होते हैं, एंड हाउ मेनी चेक पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए सेल साइकिल। एक सेल साइकिल में कुल कितने चेक पॉइंट्स होते हैं, कुल कितने चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कुल कितने चेक पॉइंट्स होते हैं उनका नंबर बताइएगा, ठीक है। एंड वेयर दे आर प्रेजेंट के, और वो कहां पर होते हैं, ठीक है। और वो कहां पर होते हैं, किन फेजेस के बीच में वो चेक पॉइंट आपको देखने मिलते हैं। क्लियर, चलिए, ठीक। आंसर तो नहीं मिला, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ गए। अब फिर हमने बात किया था माइटोसिस का, बात किया था, हमने देखा था कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो मल्टीसेल कंडीशन बनती है, और वो सब अवस्थाएं बनाने के लिए क्या होता है बेटा, जो है वो माइटोसिस जो है वो करना होता है, ठीक है ना। ठीक, तो माइटोसिस से क्या होता है, मल्टीसेल एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, जिसमें बेसिकली सेल का डिफरेंशिएशन होता है। और मैंने आपको यह बताया था, जब सेल डिफरेंशिएट होने जाती है तो वो कौन सी अवस्था में होती है, कौन सी फेज में होती है। एक सेल जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही होती है वो किस अवस्था में होती है, इसका उत्तर आप करेंगे, आपको बताना है, समझ गए, ठीक है। एक सेल जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही होती है वो किस अवस्था में होती है, ये आप बताएंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा था माइटोसिस में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे बड़ी अवस्था होती है, द लॉन्गेस्ट फेज इज द प्रोफेज के, और सबसे छोटी होती है एनाफेज के। प्रो मतलब पहले वाली, पुरानी, पहले वाली, ठीक है ना। यानी सबसे पहले जो अवस्था आएगी वो प्रोफेज होगी के, ठीक है। टीलो मतलब होता है आखिरी वाली, टीलो मतलब होता है आखिरी वाली, ठीक है बेटा, याद रखिएगा के। यानी प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज एंड टीलोफेज द लास्ट फेज के, और बीच में क्या होता है, बीच वाली अवस्था क्या होती है, मेटाफेज और एनाफेज के। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, सिंपल सा के मैंने कहा आपसे, इट इज द प्री मेडिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। सीक्वेंस नहीं भूलेंगे हम, अरे इसी की तैयारी कर रहे हैं हम, और मैं आपका टेस्ट देता हूं, इस तरह का मॉक टेस्ट के मतलब प्री मेडिकल असेसमेंट टेस्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के। क्लियर, चलिए, तो अब ये तो हमको समझ बात आई। अब सबसे पहले यदि मैं आपसे बोलूं कि प्रोफेज
किस अवस्था के ठीक बाद आती है? आप बोलोगे सर जो सेल साइकिल में दो इवेंट घटते हैं, एक इवेंट क्या होता है कि सेल अपनी ग्रोथ करती है, उसे बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, और G1 फेज, S फेज, G2 फेज उसके अंदर होता है। जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है उसे माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज में दो घटनाएं घटती है, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अब कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो सबसे पहली अवस्था क्या आएगी? प्रोफेज। मतलब यह है कि G2 फेज के बाद सबसे पहली अवस्था जो होगी वो होगी प्रोफेज के। और जो इंटरफेज होता है उसमें क्रोमेटिन थ्रेड बिखरे हुए होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि G2 अवस्था में भी क्या होता है, G2 फेज के अंदर भी रेस्ट ऑफ द सेलुलर सिंथेसिस टेक्स प्लेस। लिखा है ना हमने लिखा है इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, प्रोटीन बनते हैं स्पिंडल फाइबर के लिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। कब बनता है? G2 फेज में। मतलब G2 अवस्था में भी डीएनए अपने आप को बिखेर कर रखेगा, लेकिन जैसे ही हम प्रोफेज में एंटर करेंगे तो अब पहली कंडीशन क्या आएगी? अरे भाई जो क्रोमेटिन रेटिकुलम के धागे बिखरे पड़े हैं ना उनको कंडेंस करो, अब डिवाइड करने की बारी आ चुकी है, अब विभाजन की बारी आ चुकी है। तो मतलब यह है कि जैसे ही आप माइटोटिक फेज में एंटर करेंगे तो सबसे पहला कार्यक्रम तो यह होगा, सबसे पहला प्रोग्राम यह होगा कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना उनको कंडेंस करना पड़ेगा और उन्हें क्रोमोसोम का रूप देना पड़ेगा, उन्हें कंडेंस करना पड़ेगा, उन्हें क्रोमोसोम का रूप देना पड़ेगा। सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो आपका यह होगा। ठीक, क्लियर? इसका मतलब यह है कि क्रोमेटिन थ्रेड की कॉइलिंग, सुन लो पहले, क्रोमेटिन थ्रेड की कॉइलिंग होकर जो है उसे कंडेंस करने का काम कब होगा? ये प्रोफेज की शुरुआत में होगा। कब होगा? जैसे प्रोफेज शुरू होगा ये काम शुरू हो चुका होगा। ठीक है, एक समझ में आया हमें ओवरऑल आउट जो है वो अंडरस्टैंडिंग इसका। चलिए देखते हैं क्या लिखा है ना। देखिए G1 फेज में सेल अपने आप को परिपक्व करती है, मैच्योर करती है। S फेज में डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है। G2 फेज में सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए के। और G2 फेज के तुरंत बाद क्या आया? प्रोफेज, देन प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के। अब बोलोगे सर ये प्रोमेटाफेज कहां से आ गया? चलो आगे बात करेंगे इस पर हम। ठीक है, तो हमने क्या कहा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन दी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब यह है कि आप सीधा G2 फेज से इंटर किए आप, तो आप इंटर कहां किए? आप इंटर किए प्रोफेज में इंटर किए। प्रोफेज में क्या है? अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। उसको भी 3 हिस्सों में बांट दिया हमने। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखिए ना, ऐसे हमने कहा आपसे कि जो है G2 फेज के बाद सीधा इंटर करते हैं आप प्रोफेज में। ठीक है, तो माइटोसिस को हमने 4 अवस्थाओं में बांटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, NCERT। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस के, ये माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, माइटोसिस में ये सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है ना। इट टेक्स 71 मिनट इन ऑनियन रूट टिप सेल के, ऑनियन रूट टिप सेल में ये 71 मिनट का समय लेती है के। तो देखो बेटा, ये ऑनियन रूट टिप सेल इसलिए लिया हमने क्योंकि ये इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस के। तो कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हमने ऑनियन रूट टिप का सेल का एग्जांपल लिया हमने के। क्लियर? ठीक है, और तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि इसमें जो है सबसे लंबी अवस्था होती है। और प्रोफेज को हम जो है वो 3 सब फेज में बांटते हैं। और प्रोफेज टोटल सेल साइकिल का 2 से 3% टाइम, टोटल सेल साइकिल का 2 to 3% टाइम प्रोफेज में लगता है। ठीक है, और प्रोफेज को हमने 3 सब फेज, 3 उप अवस्थाओं में हमने इसको बांटा। 3 सब फेज में इसको हमने जो है वो बांटा। किसमें बेटा? अर्ली प्रोफेज, शुरुआती प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोफेज को हमने 3 अवस्थाओं में बांटा, 3 उप अवस्थाओं में बांटा बेटा हमने, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड दी लेट प्रोफेज। ठीक है ना, क्लियर? चलिए एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का मतलब है कि G2 फेज खत्म हो चुका है और M फेज में सेल इंटर कर गई है। तो अब क्या होगा के? तो मैंने क्या कहा आपसे, एज द प्रोफेज बिगिंस, जैसे ही प्रोफेज की शुरुआत होती है, द विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेल इंक्रीजेस। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? याद करो, मैंने आपको लिखवाया था एक स्टेटमेंट, मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट में एक पॉइंट लिखवाया था। मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट के अंदर एक पॉइंट लिखवाया था कि
डिहाइड्रेशन जब होता है तब क्रोमोसोम बनता है, और जब हाइड्रेशन होता है तब क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई पड़ता है। तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर कंटेंट कम हो रहा है, हाइड्रेशन मतलब वाटर कंटेंट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जब साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कंटेंट में कमी या ज्यादा होगा वो, तो विस्कोसिटी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन अमंग द लिक्विड सरफेस। तरल की सतह जो लिक्विड मटेरियल होता है उसमें भी लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं ना, तो वो भी आपस में फ्रैक्शन महसूस करते हैं, और उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जब लाइट वेव उसके अंदर जाती है तो वहां से लाइट वेव थोड़ा बेंड करती है, दैट इज ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन। तो उसे हम जितना कैपेसिटी लाइट वेव को बेंड करने का होता है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। प्योरली फिजिक्स की बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी, फ्रैक्शन अमंग द लिक्विड सरफेसेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट के। तो ये सब चीजें किसके पर डिपेंड करती है कि कितना गाढ़ा साइटोप्लाज्म किस तरह का है। तो वाटर कंटेंट थोड़ा कम हुआ क्योंकि अभी क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर रहा है हम यहाँ पे, इसलिए विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। ठीक है ना? फिर आगे बात करते हैं। इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमेटिन थ्रेड्स सेपरेट फ्रॉम द क्रोमेटिन रेटिकुलम के। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन धागे जो है वो क्रोमेटिन रेटिकुलम से अलग हट जाते हैं। मैंने कहा ना बेटा आपसे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिन थ्रेड में कन्वर्ट होता है, और ऐसे कई क्रोमोसोम आपस में मिलकर ऐसा जाल बना लेते हैं और इस जाल को क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। इस रेटिकुलम में कई सारे, हर एक धागे को आप, हर एक थ्रेड को आप एक क्रोमोसोम मानकर चलेंगे तो आप बोलेंगे कि सर हमको कुल 7 क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं। काउंट कर लीजिए थ्रेड आप, 1 2 3 4 1 5 6 7 के। तो आप बोलेंगे सर तो ये जो थ्रेड है ना, इस थ्रेड, ऐसे जो थ्रेड है ये आपस में एक जाल बनाते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। अब जाल के सब धागे अलग अलग हो जाएंगे, एंड एवरी थ्रेड, एवरी सिंगल थ्रेड वो अपने आप को अलग अलग कर लेगा, वो अपने आप को अलग अलग कर लेगा के, और फाइनली क्या काम करेगा? फाइनली काम करेगा कंडेंस होकर वो अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करेगा वो। ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ बेटा? तो मैंने क्या कहा कि अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन धागे अपने आप को क्रोमेटिन रेटिकुलम से अलग कर लेते हैं और दे अंडरगो स्पाइरलाइजेशन। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? अरे बेटा स्पाइरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो जैसे थ्रेड है, जिसे मैंने कहा ये लंबा थ्रेड है, समझो एक एक बात को ध्यान से समझो, बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है? कंडेंस करना है, कंडेंस होना है, कंडेंस होना है, और हो गया कंडेंस। ठीक है? ठीक है? मतलब दिस इज द चेंज दैट हैपेंस इन द क्रोमेटिन थ्रेड के। तो क्या हुआ कि ये ऐसे स्पाइरलाइजेशन हुआ यहां पेट के। इस समय क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो आपको ऊन के गुच्छे के समान, बंच ऑफ बूल के समान दिखाई पड़ते हैं, और इस अवस्था को हम स्पाइरिम स्टेज कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को हम जो है वो स्पाइरिम स्टेज कहते हैं, इसे हम स्पाइरिम स्टेज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया स्पाइरिम स्टेज। ठीक है? क्लियर? तो अब तो ये तो आई बात समझ में। सेल डिवीजन को हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, जल्दी में निपटारा नहीं करेंगे इसका। यानी एक एक बात आपको समझ में बेटा आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हिस्सा जहां पे अधिकांश बच्चे कमजोर होते हैं, गलती करते हैं। तो मेरे बच्चे गलती इस पर नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? है ना? तो क्या देख रहे हैं हम यहां पे? हम देख रहे हैं कि हमने कहा जैसे ही प्रोफेज की शुरुआत हुई तो सेल का विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बदल गया बेटा। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन थ्रेड जो थे रेटिकुलम से वो अलग हो गए, और उन्होंने अपने आप को जो है वो कुंडलित किया, स्पाइरलाइजेशन किया उन्होंने। और इस समय क्या हुआ? इस समय आपको क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो ऊन के गुच्छे के समान दिखने लगे, और इसको हमने क्या बोला? इसको हमने स्पाइरिम स्टेज कहा है, इसको हमने। क्लियर? ठीक है? देखिए एनसीईआरटी का इमेज हटके, ठीक है ना? और एनसीईआरटी ने जिस जगह से ये इमेज ले रखा है उसी जगह से हमने भी ये इमेज ले लिया है। ठीक है? तो आप देख रहे हैं अर्ली प्रोफेज में ऊन के समान, देखो ना, आपने देखा होगा वूल, ऊन देखा हो वूल आपने ना, वैसे दिखाई पड़ रहा है मुझके। डीएनए बिगिन टू कंडेंस, डीएनए अपने आप को कंडेंस करने की कोशिश कर रहा है कि बाकायदा अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको दिखाई दे रही है यहां पर। ठीक है ना? ठीक है ना? देख रहे हैं आप? ठीक है?
और जो साइटोप्लाज्म में उसमें आप गौर से देखिएगा, साइटोप्लाज्म में गौर से देखिएगा कि आपके जो सेंट्रोसोम है, दो सेंट्रोसोम जो अपने आप को इंटरफेस की एस अवस्था में डुप्लीकेट कर चुके थे, अपने आप को वो इंटरफेस की एस अवस्था में डुप्लीकेट कर चुके थे। दे ऑलरेडी डुप्लीकेटेड देमसेल्फ। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? सेंट्रोसोम की बात कर रहा हूं। कब कब कर चुके थे डुप्लीकेट अपने आप को? ये कर चुके थे कब बेटा? ये कर चुके थे अपने आप को इंटरफेस की एस फेज ऑफ इंटरफेस में कर चुके थे। ठीक है ना? क्लियर? ड्यूरिंग स्पाइरलाइजेशन द क्रोमेटिन थ्रेड शोज प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। मैंने कहा आपसे जब कुंडलीकरण होता है, स्पाइरलाइजेशन होता है, तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या शो करते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड शो करते हैं प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। याद करो, मैंने आपसे कहा था, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ा चुका हूं आपको मैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सारे चैप्टर की जान था वो, सब जगह मैंने आपको कहा था क्रोमोसोम दो प्रकार से कॉइलिंग करते हैं, एक होता है पैरानेमिक कॉइलिंग, दूसरा होता है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। मैंने यह भी कहा था कि पैरानेमिक कॉइलिंग होता है मियोसिस में और प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होता है माइटोसिस में। मैंने यह भी कहा था कि पैरानेमिक कॉइलिंग को आसानी से खोल सकते हो आप, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग थोड़ा टाइटली होता है, आसानी से उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, याद आया? याद आया ना? ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपसे? कहा कि स्पाइरलाइजेशन होता है यहां पे और क्रोमेटिन थ्रेड प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग को दर्शाते हैं। तो यहां इसमें क्या होता है? द कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स कॉइल इन इटसेल्फ एंड विद इट्स कॉपीड थ्रेड। के इसमें क्या होता है? देखो बेटा, एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो ऐसा है, ये सेंट्रोमियर है, ये धागा है क्रोमेटिन। ठीक है ना? मैं हट जाऊंगा अभी, बना लो मेरे को आप, मैं हट जाऊंगा बेटा। देखिए ऐसे होता है कॉइलिंग के। आप देखिए कि शुरुआत में आप देख रहे हैं कि दो डीएनए के धागे, क्योंकि ये ऑलरेडी डुप्लीकेट कहां हो चुका है बेटा? एस फेज, इंटरफेस की एस फेज में ऑलरेडी डीएनए अपने आप को डबल कर चुका है। दो धागे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, के आगे बढ़े आपने क्या कहा कि उनके अंदर जो है स्पाइरलाइजेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर ये धागे एक तो खुद भी कॉइलिंग कर रहे हैं और सामने वाले थ्रेड को भी उन्होंने अपने साथ में जो है वो जोड़ लिया के क्या बन गया? वो एक सिंगल आर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी बाद में ये अलग हट जाएंगे, बाद में ये अलग हट जाएंगे। बाद में क्या होगा बेटा? दूसरी आर्म का इसके पीछे प्रेजेंट, इसके पीछे दूसरी आर्म जो है वो प्रेजेंट रहेगी। अभी सामने दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन पीछे प्रेजेंट रहेगी। कि आगे इन फ्यूचर क्या होगा? इन फ्यूचर हमको ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे हमको ये। ठीक है, अब यहां पे क्या? यहां पे आर्म इसके पीछे की ओर प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा है, स्पाइरलाइजेशन के दौरान क्रोमेटिन के धागे प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग शो करते हैं। इस तरह की कॉइलिंग में क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो खुद तो कॉइल करते ही करते हैं, सामने वाले कॉपीड थ्रेड से भी कॉइल कर लेते हैं और इस प्रकार से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। और इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की शुरुआत, इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम के संघनन की शुरुआत अर्ली प्रोफेज में हो चुका होता है। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस इन द अर्ली प्रोफेज। इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम के संघनन की शुरुआत अर्ली प्रोफेज में हो चुकी होती है। क्लियर? ठीक है। इन एनिमल सेल द सेंट्रोस्फेयर ऑफ सेंट्रोसोम डिसअपियर इन साइटोप्लाज्म। के एनिमल सेल में क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम है उसका सेंट्रोस्फेयर, जो आसपास का क्लियर जोन होता है वो गायब हो जाता है उसमें के, और सेंट्रल का जोड़ा जो है वो अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगता है। यानी सेंट्रल धीमे धीमे यानी अर्ली प्रोफेज में ही वो अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं के, और माइक्रोट्यूब्यूल जो है उनको अपोजिट पोल की ओर धकाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल पुशेस देम टू द अपोजिट पोल, उन्हें अपोजिट पोल की ओर वो धकाते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं इंटरफेस के न्यूक्लियस में देखिए क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको कोई क्रोमेटिन थ्रेड या कोई भी आपको जो है ना क्रोमेटिन थ्रेड इतने बिखरे हुए हैं कि आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं यहां पे। क्या फिर क्या देखा आपने? जैसे आप जो है वो इंटरफेस से प्रोफेज में इंटर किए, आप देख रहे हो कि आप क्या देख रहे हो कि सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू कर दिए हैं। क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो कंडेंस होना शुरू हो गया, क्रोमेटिन बिगिन टू कॉइल। के ये कहां हो रहा है? सब ये अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। एक्चुअली दिस ये फेज कौन सा बेटा? एक्चुअली ये फेज क्या? ये फेज है अर्ली प्रोफेज, शुरुआती प्रोफेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तस्वीर, है ना बेटा? क्लियर? एकदम है ना?
दिमाग खुला रखो, एकदम समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, समझेंगे तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे हम, है ना, ठीक है। अब आते हैं मिडिल प्रोफेस पे, मध्य प्रोफेस की बात करते हैं, मिडिल प्रोफेस की बात करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज बाय मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन के, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे प्रोफेस से, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और अधिक होता जाएगा। क्रोमोसोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन, ध्यान से सुनिएगा कि क्रोमोसोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में होता है। कब होता है? मेटाफेज में होता है। और क्रोमोसोम वापस से अपने आप को डिकंडेंस कब करते हैं? लेट टीलोफेज में। टीलोफेज के आखिर में अपने आप को वापस से वो डिकंडेंस करते हैं। तो क्या कहा हमने? कहा कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम के अंदर और अधिक संघनन होता है, हेंस दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर, वे और छोटे और मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इस समय मैंने कहा ना कि अभी क्या था बेटा, अभी अर्ली प्रोफेज में ऐसा था कि ऐसा दिखाई पड़ रहा था मैं, ठीक है। आप बोलोगे सर दूसरा आर्म कहां गया? एस फेज में तो डीएनए डुप्लीकेट किया है, तो मैंने कहा ना बेटा दूसरा आर्म बहुत छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? अच्छा छिपा के दिखा देता हूं तुमको मैं, कुछ कैसे छिपा होगा, ठीक है ना। मैंने लिया ये 2 पेन लिए कि मैं, ये आपको पता है मेरे फेवरेट पेन है ये, चलो दिखाता हूं। ये जो पेन है ना, ये आप कभी आपने यूज किया नहीं क्या? ये वाला पेन चाइनीज पेन होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर चाइना का सामान यूज कर रहे हो करके, हीरो, ठीक है, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज बनता है इंडिया में, ये कॉमन लैंग्वेज को चाइनीज पेन बोलते हैं। पहले चाइना ने लॉन्च किया था इंडिया में, तो ये पेन मैं स्कूल टाइम से इस्तेमाल करता आ रहा हूं, आज भी मिलता है मेरे। और रियली मतलब आप लोग तो वॉल पेन यूज करने वाले, जेल पेन यूज करने वाली जनरेशन है, लेकिन मैं इस निब वाले पेन को इस्तेमाल करता हूं और आई रियली लव दिस पेन के। एंड सेकंड पेन जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो ये है। आप बोलोगे सर किस जमाने के आदमी हो आप, देख रहे हैं आप, ये वाला पेन मैं यूज करता हूं, ओके, है ना। एंड आई लव दीज पेन्स के, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग तब भी बुरी है और बहुत बुरी है, ओके, बट आई लव दीज पेन्स के। हाँ, अरे बात पेन तो लेके दिखा के तो मैं रख दिया मैंने, हाँ बातों में लगा लेते हो यार, ठीक है। देखो अब क्या है, ये क्या है, ये है आपका अर्ली प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दिख रहा है आपको? कितना दिख रहा है आपको? 1। मिड प्रोफेज में टिंगिंग टिंगिंग, ठीक हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, ठीक है, दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अर्ली प्रोफेज में छिपा दिया हमने, है ना, पीछे से निकल के आ गया, है ना, बिल्कुल वैसे होता है, ठीक। The longitudinal splitting of chromosome takes place except centromere, सेंट्रोमेयर को छोड़ के आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा यहां पे। ये Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, क्लियर है ना। इन अदर वर्ड्स द हिडन, देखिए ध्यान से बात को सुनिएगा कि इन अदर वर्ड्स द हिडन डुप्लीकेटेड थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम appears, so we can say that monad become dyad, के ये 1 दिखाई पड़ रहा है तो हमने बोला मोनाड, ये 2 दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे थ्रेड तो बोला डायड। नंबर ऑफ क्रोमेटिड के लिए 1 क्रोमेटिड दिखाई पड़ेगा सामने तो मोनाड बोलेंगे, 2 दिखाई पड़ेगा डायड बोलेंगे, क्लियर। अब ये बिल्कुल एक एक लाइन जो यहां पे लिखा रहा हूं आपको बेटा मैं, ये सब एग्जाम के एमसीक्यू हैं जिनको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। हमारा अपना कुछ नहीं है इसमें, सब एग्जाम का है, इसलिए याद रखना भूलना नहीं, ठीक है, ठीक। चलिए, अरे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने मुझसे कहा कि सर, किसी ने पूछा, कमेंट किया और पूछा मुझसे कि सर यदि बायोमेंटर्स इतना अच्छा क्लासेस है, जैसा कि बच्चे कहते हैं
गूगल के बहुत सारे रिव्यू डले हुए हैं यानी मैं खुद आश्चर्य में हूं कि मेरे को बताया टीम ने कि गूगल में बहुत अच्छे रिव्यूज डले हुए हैं बायोमेट्रिक्स के बारे में के बेस्ट इंस्टीट्यूट में, कोयरा में, इधर सब जगह पे जो है बच्चों ने लिखा हुआ है। एंड आई रियली थैंकफुल टू दोज गाइज। मुझे मतलब मैं तो बहुत अवेयर नहीं रहता इन चीज़ों में, मेरी टीम मुझे बताई कि सर है ना ऐसे हैं कि बच्चों ने गूगल्स पे रिव्यू दिए हुए हैं के और जो है कोरा के जो क्वेश्चन थे उसमें भी रिकमेंड किया हुआ है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दोज गाइज जिन्होंने ऐसा किया बेटा। आई एम रियली थैंकफुल कि ऑर्गेनाइजेशन को आपने, आपके इंस्टीट्यूट को आपने जो है वो उसकी इज्जत अफजाई की आपने। तो किसी ने लिखा कि सर इतना अच्छा है दिए है आपका बायोमेट्रिक्स, तो व्हाई इट इज फ्री, व्हाई द क्लासेस आर फ्री? इफ यू आर सो गुड, यू आर टू गुड, व्हाई यू आर फ्री? बिकॉज किसी ने हमसे कहा है हाल ही में कि मुफ्त की चीजों का भरोसा नहीं होता है, मुफ्त की चीजों का भरोसा नहीं होता है। किसी ने कहा है हमसे कि मुफ्त, जो मुफ्त होगा वो बेकार होगा, फर्जी होगा वो। ऐसा बोला उसने मुझसे, लिखा बकायदा, मेल भी किया मेरे को, व्हाट्सएप भी किया मेरे को के उत्तर आज देता हूं बेटा मैं तेरे को। उत्तर यह है कि माना मैंने कि बायोमेट्रिक्स के लेक्चर्स फ्री हैं, माना मैंने, बिल्कुल माना, ठीक है। तो अब तुम्हारी जिंदगी में एक चीज देख लो बेटा कि फ्री क्या क्या है जिसकी तुम कीमत कभी चुका पाओगे क्या? कीमत चुकाने लायक तुम हो क्या? सूरज की रोशनी। आज तक जिंदगी में कभी बिल आया उसका? कोई बिल आया उसका कि सूरज की रोशनी निकल रही है तुम्हारे घर में, बिल आ गया हो? कहां से बिल आया? सूर्य देवता ने बिल भेजा है कि पे कर चल? नहीं। आप चाहे भी तो नहीं कर सकते पे उसका, आप चाहे भी तो उसे पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहती हुई नदी, आप चाहे भी तो उसका बिल पे नहीं कर सकते हैं। आसपास हमारे जो ऑक्सीजन पेड़ों हैं, आप जो ऑक्सीजन पेड़ निकाल रहे हैं प्रेजेंट है, क्या बिल भर सकते हैं? नहीं भर सकते। कुछ बेटा ऐसे रिलेशन होते हैं ना जिनकी कीमत नहीं आंक सकते आप, ठीक है, जिनको आपका मर्जी है, आप हमको मुफ्त समझिए, फ्री समझिए, बेकार समझिए, ठीक है, कंपेयर कीजिए कि आप यदि इतने अच्छे हैं तो आपको महंगा होना चाहिए, आपको बेचना चाहिए अपनी क्वालिटी, और आपके लिए लोग क्रेजी होना चाहिए। ये प्रश्न मैंने आज के 3 साल पहले जो है अपनी वाइफ से, मेरे किसी बच्चे ने तब भी पूछा था, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ईश्वर जितनी चीजों को महान बनाया है वे सारी फ्री हैं, उसका बिल कोई नहीं भर सकता है। आपके 12th एनसीईआरटी में भी है इकोसिस्टम सर्विसेज। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरा मूल्य ना आंकें आप, मेरा मेहनत देखें, मेरा शिद्दत देखें, मेरा डेडिकेशन देखें, और मैं दावा करता हूं आप बिल नहीं भर पाएंगे मेरा, ठीक है ना। यदि मैं बिल रेस करूंगा, यू विल नॉट एबल टू पे माई बिल, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। इसीलिए ये फ्री नहीं है, मैंने पहले भी कहा है फ्री नहीं है। आपको इसके बदले अपना सिलेक्शन मुझे गुरु दक्षिणा में देना है। मैंने मांगा है आपसे, बहुत महंगा मांगा है मैंने आपसे, बहुत मेहनत मांगी है मैंने आपसे शिद्दत मांगी है, मैंने आपसे जुनून मांगा है दम तो पे करो बिल। समझ में आई बात? गुरु दक्षिणा देनी है आपको सिलेक्ट होकर मेरे को, समझ गए? तो ये फ्री नहीं है। अब रही बात सब्सक्रिप्शन की, ऑनलाइन टेस्ट की, डीपीएस की, तो बेटा वो सिस्टम है पूरा, उसके लिए बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक कंट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म पर चलता है पूरा वो, ठीक है। लेकिन लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, ऑन ऐप ऑल्सो, ऑन वेबसाइट ऑल्सो, ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो कृपया करके हमारा कंपेयर किसी से ना करें, हमारा मुकाबला किसी से ना करें, क्योंकि हम जो है वो उनकी रेंज के बहुत बाहर हैं। आज हम कहते दावे से कि हम उनकी रेंज के बहुत बाहर हैं, कि जब वो जहां वो सोचना शुरू करते हैं हम पहले ही सोच के आगे निकल चुके होते हैं उससे, ठीक है। तो तुम यदि धरती की ऊंची इमारत हो तो हम क्षितिज हैं। क्या है? हम क्षितिज हैं, दूर तक आखिरी पॉइंट, ठीक है। तो चलिए लौट के आते हैं मुद्दे पे वापस के, गुस्सा दिलाते रहते हैं उठ के। चूंकि बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो मैंने कहा बता दूं भैया कि तुम मुफ्त समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो, तुमको भरनी है फीस, सिलेक्शन देना है अपना, छुड़ाऊंगा नहीं मैं, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे पास ही रहेगा, यकीन मानिए, ठीक है। सिर्फ आपके पिताजी को अपने गले लगाऊंगा मैं, ठीक है, आपकी मम्मी से मैं मिलूंगा, ठीक है, उनकी आंखों में मुझे खुशी देखनी है, उनकी आंखों को चमकता हुआ देखना है मुझे, वो मेरी गुरु दक्षिणा है। दे पाएंगे?
चलिए अब क्या देख रहे हैं यहां पे हम देख रहे हैं यहां पे कि मैंने बोला मोनाड बन जाता है डायड, ठीक है, एक थ्रेड दो दिखाई देने लगता है यहां पे, तो कैसे बेटा देख लो, सेंट्रोमियर दिखाई, दिस इज द सेंट्रोमियर पोर्शन, ये है सेंट्रोमियर पोर्शन, ठीक है, और ये प्रोटीन की प्लेट है, काइनेटोकोर, ठीक है ना, क्लियर, और ये क्या है, ये है क्रोमैटिड, दीज आर दी क्रोमैटिड, क्लियर। चलिए अब एनिमल सेल में क्या हो रहा है, सेंट्रियोल घूमता घूमता पहुंच रहा है, वो कह रहा है हम तो निकल लिए सफर पे, अर्ली प्रोफेज में हमने अपनी चलना शुरू किया हमने, और हम लेट प्रोफेज तक हमें दो अपोजिट पोल पर पहुंचना है। सुनिए बात करके क्या बोल रहा है सेंट्रियोल कह रहे हैं कि देखो भैया ऐसा है कि हम अर्ली प्रोफेज में, हम ये पूरा न्यूक्लियस है, अर्ली प्रोफेज में हम निकल लिए थे इस तरफ की ओर, और हमारा टारगेट ये है कि लेट प्रोफेज में, जब प्रोफेज खत्म होने का होगा ना, तब हमको यहां पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि हमको माइटोटिक पोल बनाना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि हमको एस्टर रेस को अरेंज करना है, इसलिए पहुंचना है। माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करना है, इसलिए पहुंचना है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये है मिडिल प्रोफेज के सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे हैं, लगातार इन्हें एक इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एक इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम थे, उनके छिपे हुए थ्रेड भी हमें दिखने लगे हैं। मतलब अब हमको बाकायदा नजर आ रहा है कि हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं। मतलब डुप्लीकेटेड डीएनए जुड़ा हुआ है सेंट्रोमेर वाले पॉइंट पे, साफ साफ हमको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, ठीक। अब आते हैं लेट प्रोफेज पे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपेयर, गायब हो गए। अब कैसे गायब हो गए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़ी हुई थी, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको अपने साथ ले लिया, उसने अंदर ले लिया, अंदर की उसने इसको ले लिया अंदर के, तो ये खत्म हो गई। न्यूक्लियस ने अपने प्रोटीन और आरएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। The nuclear membrane fragments are merged into ER, ठीक है। The nucleus distributes its component in the form of RNA and protein, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हो गया कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो गए, ठीक है। ये लेट प्रोफेज खत्म हो गया है। ये मालूम कैसे चलता है, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है हम समझ जाते हैं प्रोफेज खत्म हो गया है, हम समझ जाते हैं कि प्रोफेज खत्म हो गया है, ठीक है। Due to disappearance of the nuclear membrane, the chromosome now exposed to the cytoplasm, ठीक है। अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, डिसअपेयर आती है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच की बाउंड्री गायब हो गई, है ना बेटा। अब क्रोमोसोम नॉर्मल कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं वो, ठीक है। द क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस, क्रोमोसोम और अधिक कंडेंस आते हैं, ठीक है। और लेट प्रोफेज को हम प्रोमेटाफेज भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको यदि बतलाऊं सच्चे अर्थों में कि जो प्रोमेटाफेज क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनना है, नाभिकीय स्पिंडल उपकरण को बनना है, मतलब जिसमें कि सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच जाए और अपने आप को स्पिंडल फाइबर को अरेंज करना है। तो थोड़ा सा टाइम गैप होता है कि इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई और उधर स्पिंडल फाइबर एपरेटस अपने को डेवलप कर रहा होता है, तो थोड़ा सा जो टाइम गैप होता है ना, वो होता है प्रोमेटाफेज, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रोमेटाफेज इज दैट टाइम गैप which is present between the disappearance of nuclear envelope and formation of nuclear spindle apparatus। क्या, ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्रोमेटाफेज वो समय अंतराल होता है, वह टाइम गैप होता है जो कि नाभिकीय उपकरण के गायब होने से लेकर जो है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के बनने तक के बीच में होता है। इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई और उधर न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बना, तो बनने के बीच में जो भी टाइम गैप होगा वो होगा प्रोमेटाफेज होगा, ठीक है। देखिए लेट प्रोफेज में हम देख रहे हैं आप देख रहे हैं क्रोमोसोम थोड़े और अधिक कंडेंस हो गए, छिपा हुआ थ्रेड भी आपको नजर आने लगा है यहां पे, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो ब्रेक हो चुका है, यहां पे देख रहे हैं ब्रेक हो चुका है। सेंट्रियोल ऑलमोस्ट अपोजिट पोल की ओर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये हमें लेट प्रोफेज में दिखाई पड़ा, ठीक है। एंड दिस इज द
ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये है प्रो मेटाफेज। यानी अब मेटाफेज में देखिए न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन रहा है और अब जो है वो क्रोमोसोम को उस पर अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हमके, तो ये दिस इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यानी मेटाफेज की ओर ये स्थानांतरण है कि मेटाफेज जो है वो शुरू होने वाला है। क्लियर? देखिए गौर से देखिए, प्रोफेज में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी प्रेजेंट है, इसमें क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं आपको के, और पोल की तरफ जो स्पिंडल जो है वो आपका माइटोटिक पोल बन रहे हैं। प्रो मेटाफेज में क्या हुआ कि न्यूक्लियर मतलब ब्रेक हो गया इसमें, और जो है वो अब माइटोटिक स्पिंडल जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, न्यूक्लियर स्पिंडल कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, और क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज द न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। क्या होता है कि न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस में क्या देखते हैं बेटा? आप देखते हैं इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं, ये होते हैं माइटोटिक पोल के। एनिमल सेल में माइटोटिक पोल पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा या सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। के एनिमल सेल में माइटोटिक पोल पर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। के प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होते हैं, के इन्हें जहां पर दोनों नैरो है, सबसे नैरो जो हिस्सा होता है, सबसे नैरो जो हिस्सा होता है वो माइटोटिक पोल आता है। और दिस इज दी ब्रॉडेस्ट पार्ट, ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, सबसे अधिक ब्रॉड पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। क्या बोलते हैं इस पार्ट को? हम बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है ये, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या कहलाता है ये पार्ट कहलाता है इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, और जो एक माइटोटिक पोल से दूसरी माइटोटिक पोल की ओर गए होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ दी ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है ना बेटा, है ना? कंफ्यूज मत रहना, एकदम क्लियर रहना। और मेटाफेज में क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि इस माइटोटिक पोल के इक्वेटर पे, यानी क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज करना पड़ेगा, फिर उनको डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, नाभिकीय स्पिंडल उपकरण के निर्माण के समय बोथ सेंट्रियोल बिकम्स एंटीपोडल टू इन पोजीशन, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के निर्माण के समय दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। के इट मींस दे आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो नाभिकीय स्पिंडल उपकरण को बनाने में भाग लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो नाभिकीय स्पिंडल उपकरण को, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर? ठीक है, those microtubule which are involved in the formation of spindle fiber of nuclear spindle apparatus are charged, important है के ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, these are the microtubule। ठीक है, अब इनको हमें जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, ये हमने कहा ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें एक होता है प्लस एंड, एक माइनस एंड। ठीक है, प्लस एंड माइनस एंड, प्लस एंड माइनस एंड। ठीक है, देखो यदि इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा ना बेटा, तो ये अपने आप को ठीक से अरेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है? इनको जोड़ना है, इनको अरेंज करना है ठीक से। ठीक है, तो क्या करते हैं? इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव एंड्स के जो टुवर्ड्स पोल होते हैं, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये मान लो ये माइटोटिक पोल है, ये माइटोटिक पोल है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा माइटोटिक पोल है, इनको अपने आप को अरेंज करना है, तो ऐसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब। ठीक है, ऐसे अपने आप को उन्होंने अरेंज करके, है ना? ये इक्वेटर है, एक ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब। के क्या होता है बेटा इसमें? होता है ये इसमें कि अरेंज किया इसने कहा माइनस एंड प्लस के, माइनस प्लस, पता है ना, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। इक्वेटर पर दो सिमिलर चार्ज एक जगह मिलेंगे, इसीलिए इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहां पे क्रोमोसोम अरेंज करेगा बराबर, यानी इक्वेटर वाली जगह पे थोड़ा गैप मिलेगा, वहां पर जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम को अरेंज करने के लिए जगह छोड़ेंगे वहां पे बकायदा। क्या तो देखिए आप, है ना, इस तरह का अरेंजमेंट हमको देखने मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट के नेगेटिव एंड क्या होता है? देखो इसका मतलब अभी हमको मेडिकल एंट्रेंस के लेवल पे इतना ही याद रखना है कि
माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के स्पिंडल फाइबर को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, वो चार्ज होते हैं, उनका नेगेटिव एंड पोल की होता है और पॉजिटिव एंड उनका जो होता है वो इक्वेटर की ओर होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए G2 फेज ऑफ इंटरफेस देख रहे हैं हम, देन हम प्रोफेज देख रहे हैं, देन प्रोमेटाफेज देख रहे हैं। परिवर्तन समझ में आ रहा है आपको बेटा के? G2 फेज में आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन प्रेजेंट है आपके के। फिर प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं के। और प्रोमेटाफेज में क्या हुआ कि न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन चुका है, और मतलब बन चुका है यहां पे, और मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है, और क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, तो आप समझने के लिए हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका बेटा के, बना लेंगे, बना सके तो अच्छी बात है। अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड दी लेट प्रोफेज। ठीक है बेटा, है ना, एकदम समझते हुए पढ़ेंगे हम, है ना, ताकि गलती ना करें एग्जाम में हम। चलिए अब लिखते हैं, देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में, जो मैंने पढ़ाया उसमें के। फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज, एस फेज G2 फेज, देन उसके बाद आता है प्रोफेज। ठीक है, in the S or G2 phase of the phases the new DNA molecule are formed, are not distinct but intertwined। क्या लिखा है इसमें, S phase और G2 phase में जो नया DNA मॉलिक्यूल बनता है वो अलग नहीं होता है, बल्कि वो पहले वाले DNA मॉलिक्यूल के पास में जुड़ा होता है, उसी से वो गुथा हुआ होता है। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड by the initiation of condensation and the ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल के। तो प्रोफेज जो होता है वो गुणसूत्र पदार्थ का, क्रोमोसोम मटेरियल का जो है वो संघनन करता है, कंडेंसेशन करता है। ठीक है, द क्रोमेटिन मटेरियल बिकम्स एंटेंगल्ड, क्रोमेटिन पदार्थ जो है वो जाल से अलग हट जाते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, और वो क्रोमेटिन का कंडेंस, फिर क्रोमेटिन फिर कंडेंस होता है। क्या लिखा है इसमें, क्रोमेटिन मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड, मतलब जो है अनटेंगल्ड मतलब है कि जो धागे में उलझे हुए थे वहां से अलग हट जाएंगे वो, और फिर अपने आप को जो है वो कंडेंस करने लगेंगे उसके बाद। ठीक है, the centriole which has undergone duplication during S phase of interphase, centriole जो अपने आप को इंटरफेज की S phase में डुप्लीकेट कर चुके होते हैं, वे सेल में अपोजिट पोल के मूव करते हैं। नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, वो सेल में अपने आप को अपोजिट पोल की ओर जो है मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन thus be marked by the following characteristic event, very IMP। ठीक है, किन इवेंट से हम ऐसा मानते हैं, किन घटनाओं से हम ऐसा मानते हैं कि प्रोफेज की अवस्था पूरी हो चुकी है। नंबर 1, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम के, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो संघनित होकर सघन माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, द क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ऐसा क्रोमोसोम को इस प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। इनिशिएशन of the assembly of mitotic spindle, the microtubule, the proteinous component of the cell cytoplasm help in the process। ठीक है ना, माइटोटिक स्पिंडल बनता हुआ दिखाई पड़ता है आपको, और इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो भाग लेते हैं। ये सारे पॉइंट हम देख चुके हैं बेटा, है ना। ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है इसको, तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से सुना कीजिए ना। फिर cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleus and the nuclear envelope। ठीक है, प्रोफेज के अंत में यदि हम जब सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई पड़ता। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप तो ईआर में चली गई, बिल्कुल कहा था मैंने। ठीक है, न्यूक्लियस ने अपने कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर व्हाट अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर? देखो बेटा, आप देख रहे हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बगैर स्टैनिंग के, तो चूंकि साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी बदल गई है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की श्यानता विस्कोसिटी बदल गई है, इसलिए आपको अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देते हैं। गए कहीं नहीं है, वो प्रेजेंट है, पर आपको वो नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि विस्कोसिटी में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, क्लियर। देखिए अब मेटाफेज में क्या होगा हम देख रहे हैं।
क्या देख रहे हैं टर्म के, यानी हम जो है वो यदि मेटा देखें इसमें तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेंगे बेटा के। एनसीईआरटी की इमेज देख रहे हैं ना, देखिए न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन चुका है, पोल, ये क्या है बेटा, ये जो है ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा है, दिस इज दी माइटोटिक पोल, ये क्या है, ये माइटोटिक पोल है, ठीक है, क्लियर। और ये हिस्सा क्या है इसका, ये है इसका इक्वेटर। अरे भाई हमने ऐसा इमेज बनाया था, हमने इसको तिरछा कर दिया बेट के, अभी क्या बोल दिया हमने कहा ये पोल है, ये पोल है और ये इक्वेटर है, ठीक है। पहले मैंने ऐसा बनाया था, इसको ऐसा करके दिखा रहे हैं इमेज में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो क्या देखा आपने, क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए ना, अर्ली प्रोफेज आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे थे, हमें दिखाई पड़ा इसमें अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज हम देख रहे हैं ना, है ना, जिसको हमने कहा ट्रांजिशन टू मेटाफेज का, देन हमें दिखाई पड़ रहा है मेटाफेज दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना, क्लियर। हमको जो है फिर मेटाफेज यहां पे दिखाई पड़ रहा है, हम ये मार्किंग हटा देते हैं इसकी उठा, ताकि इमेज आपको साफ साफ दिखाई पड़े, ठीक है। देखिए ना आप इमेज को, अब देखिए आप एनसीईआरटी के इमेज देखिए 10.2 ए एंड बी के, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रो मेटाफेज और मेटाफेज आपको दिखाई पड़ा है। मिडिल प्रोफेज को उन्होंने दिया नहीं इसमें इमेज में, पर अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज एंड मेटाफेज आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ये डायग्राम बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार केवल इमेज देके पूछ लेते हैं कि ये कौन सी अवस्था है बेटा, ठीक है, तो हमको याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको याद होगा, मैंने बूस्टर शीट पे आपको मैंने भी हाल ही में बूस्टर शीट दी है मैंने पिछले, तो गौर से देखा आपने बूस्टर शीट में क्या है, बूस्टर शीट में आपको मैंने इमेजेस दिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो चुका है आपका, और किसका हो चुका है आपका जो है देखिए आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हो चुका है। तो बूस्टर शीट में मैंने आपको जो इमेजेस दे रखी हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट दे रखी है, क्योंकि आपका जब पेपर होता है बेटा, जब का पेन आपका जो है वो ऑफलाइन पेपर जो होता है आपका पेन पेपर मेथड पे क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो कलर्ड नहीं होता, वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है वो, ठीक है। इसलिए उसमें जैसी इमेज आती है, जिस साइज की इमेज आती है, जैसी इमेज लेवल करने को आती है, वैसी इमेज मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में कलर्ड इमेज रखा है तो कई बार कंफ्यूजन ना हो जाए यहाँ पे, इसलिए मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो अब हम एक समझ गए बेटा कि इंटरफेज से कैसे हम प्रोफेज में इंटर किए थे, और प्रोफेज के बाद कैसे हम इंटर करेंगे किसमें, मेटाफेज में आगे हम इंटर करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। देखा आपने, ये क्या बेटा, ये है प्रो में, ये है प्रो, हमें दिखाई पड़ रहा है ये प्रो मेटाफेज के, प्रो मेटाफेज, ठीक है, क्लियर है ना। अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, अभी हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि हम इसका पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मेरी बात सुन के नेक्स्ट क्लास में हम माइटोसिस को पूरा कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम माइटोसिस पूरा कर लेंगे, लेकिन पहले आप पूरा इंटरफेज एक बार अगली क्लास के पहले आप इंटरफेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम नंबर 2n 4c डीएनए, ध्यान से पढ़िएगा, और प्रोफेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा जो मैंने आज पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.